हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। आज ये जो क्लास है, आप सभी की डिमांड पर 3 टॉपिक को एक साथ लेकर के करवाई जा रही है। आपके 3 टॉपिक कौन से? तो एक तो मेरे दोस्तों जो है आपका प्रतिपालनीय कृषि, एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है। इसके अलावा एक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट, पादपों का आर्थिक महत्व। और इसके अलावा मेरे दोस्तों एक बायो एनर्जी, जैव ऊर्जा वाला टॉपिक। इन तीनों टॉपिक के क्वेश्चन में लेके आया हूं। तीनों ही टॉपिक के क्वेश्चन में लेके आया हूं। जिस बच्चे ने ये तीनों टॉपिक नहीं पढ़े हैं वो आज ये क्लास जरूर देखें। ये टॉपिक काफी बड़े हैं और नंबर इनसे 3 टॉपिक से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इन्हें छोड़ना नहीं है। इनका मैं रिवीजन करवा रहा हूं। जितने भी मेरे नए स्टूडेंट हैं उन सभी से पहले आग्रह करूंगा कि प्रतिपालनीय कृषि मेरे दोस्तों, इसके अलावा जो है बायो एनर्जी, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट, 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। इनके क्वेश्चन करवा रहा हूं। सभी बच्चे एक बार लाइव से जुड़ जाएं मेरे दोस्तों। साथ ही साथ मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा मेरे दोस्तों जो है भरोसा जताया है, विश्वास जताया है, इसके लिए एक बात कहना चाहूंगा आपको। आप मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर बढ़िया तरह से पढ़ के जाना। मैंने जो मॉडल पेपर दिए हैं वो बढ़िया तरह से पढ़ के जाना। और मेरे पिछले 10 दिनों की क्लास देख करके जाना। मेरी 10 दिनों की क्लास, मेरे मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर, इनसे बाहर आपको बहुत कम प्रश्न मिलेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एग्जाम हॉल में बढ़िया रहना है, पॉजिटिव रहना है। हर एक बच्चे के 100 में से 100 नंबर नहीं आ सकते, ये आप भी जानते हो। और मेरिट इस बार बहुत हाई नहीं जाएगी, ठीक है। फिर भी आपका टारगेट 80+ होना चाहिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है माइकोराइजा। अब आप मुझे बताओ माइकोराइजा किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? तो मेरे बहुत से स्टूडेंट है, यहां पे माइको शब्द आया है। माइको शब्द माइकोलॉजी से बना है और माइकोलॉजी का मतलब होता है कवकों का अध्ययन। तो माइको का मतलब हो गया कवक, राइजा को जोड़ दो रूट से, रूट होती है पौधों में। तो मेरे दोस्तों, जब किसी पौधे के साथ कवक का सह जीवन पाया जाता है, जब किसी प्लांट की रूट में, रूट हेयर के रूप में कोई फंजाई जुड़ जाए, दोनों के बीच में सिम्बायोसिस स्थापित हो जाए, तो ऐसे सिम्बायोसिस को, ऐसे सहजीवन को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? माइकोराइजा। तो मैं क्या लिखूं? मैं लिखूंगा कवक यानी फंजाई और प्लांट। कौन से प्लांट मेरे दोस्तों? जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म। ठीक है मेरे दोस्तों, किसी पौधे का कवक के साथ जो सहजीवन होता है, पौधे की जड़ के साथ कवक का जो सहजीवन होता है, उसे माइकोराइजा कहते हैं। मैं इसके ऊपर एमसीक्यू लिख रहा हूं मेरे दोस्तों। तो लाइकेन किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? लाइकेन में किसके बीच सहजीवन होता है? बताओ देखें। लाइकेन, जल्दी बताओ देखें मेरे दोस्तों। आंसर दो नीचे। कवक और सेवाल का। ठीक है। अब मेरे दोस्तों, यहां पे ये सेवाल नहीं है, यहां जिम्नोस्पर्म पौधा है और उस पौधे की जड़ के अंदर मेरे दोस्तों रूट हेयर नहीं है, इसलिए ये कवक रूट हेयर के रूप में जुड़ करके जल उपलब्ध करवाती है प्लांट को और प्लांट बदले में इसे भोजन देता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि चावल की उत्पादकता को 50% तक बढ़ाने के लिए, राइस के प्रोडक्शन को 50% तक इंक्रीज करने के लिए चावल के खेतों में क्या डाला जाता है? मेरे दोस्तों याद रखना, चावल के खेतों में एक हम नीला हरा सेवाल डालते हैं। यह नीला हरा सेवाल बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, जैव उर्वरक का काम करता है और इसका नाम है एनाबीना पिन्नाटा। क्या नाम है मेरे दोस्तों? एनाबीना पिन्नाटा। ठीक है। ये मेरे दोस्तों उस चावल के खेत में उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देता है। वैसे आपको पता होना चाहिए एक टेरिडोफाइटा है जिसका नाम है एजोला,
उस एजोला फर्न, वो जलीय फर्न होती है एजोला फर्न, एजोला फर्न के साथ भी मेरे दोस्तों नीले हरे शैवालों का सहजीवन पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बड़ी भूमिका निभाता है। अब मेरे दोस्तों अगला पॉइंट है बायोपेस्टिसाइड। मेरे दोस्तों बायोपेस्टिसाइड पूछा है आपसे। बायोपेस्टिसाइड का मतलब होता है मेरे दोस्तों पीड़कनाशी, ठीक है ना, पीड़क नाम सुना होगा आपने। अब मेरे दोस्तों पीड़कनाशी, पीड़कनाशी के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं बताओ, देखें ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में लेते हैं। तो बच्चों एक जीवाणु है जिसका नाम है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। क्या नाम है? बेसिलस थुरिंजिएंसिस। इस बैक्टीरिया में एक जीन होता है मेरे दोस्तों, उसका नाम है क्राइजीन। ये क्राइजीन मेरे दोस्तों एक जहरीली प्रोटीन बनाता है, एक क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। और ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है मेरे दोस्तों, जब ये जीन हम कपास के पौधे में डालते हैं तो उस कपास को बीटी कपास कैसे कहते हैं। क्यों बीटी कपास कह रहे हो? क्योंकि बीटी कॉटन के अंदर हमने जीन किसका डाला है? बेसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु का। और इस जीन का क्या व्यवहार है? ये जीन सर एक जहरीली क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है, और जैसे ही वो प्रोटीन किसी टिड्डे के, किसी पीड़क के पेट में जाती है तो उसकी आंत की सारी पीएच के कांटेक्ट में आने से वो एक्टिव हो जाती है और वो कीट मारा जाता है। तो मेरे दोस्तों एक नॉर्मल कपास का पौधा है और एक बीटी कपास है, दोनों में क्या फर्क है? नॉर्मल कपास तो पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी नहीं है, लेकिन बीटी कपास पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी है। क्यों? क्योंकि बीटी कपास में हमने मेरे दोस्तों एक जीवाणु का क्या डाल रखा है? जीन। अब अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन को बोलते हैं फसल चक्रण। मेरे दोस्तों मान लो एक खेत है, उस खेत में एक बार, अभी शीत ऋतु चल रही है, इस समय मान लो राइस की फसल की बुआई कर दी या मेरे दोस्तों जीरे की बुआई कर दी, ठीक है। तो अब जीरे की कर दी, इसके बाद अगले मौसम में इसी टाइम कोई और फसल की बुआई कर दी। तो किसी खेत के अंदर अदल बदल करके जब फसल की बुआई की जाती है, रोटेशन पे चेंज करते हुए, ठीक है ना, एक मौसम में कोई और, अगले मौसम में कोई और, अगले टाइम इसी मौसम में कोई और, इस तरह से अदल बदल करके क्रॉप को उगाना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। अब है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग को कहते हैं मिश्रित फसल। मिश्रित फसल का मतलब क्या है? जैसे खेत है, उस खेत में आपने राइस को भी उगा रखा है, उसी में मेरे दोस्तों आपने कोई और भी फसल उगा रखी है। या एक खेत है जिसमें आपने गन्ने की भी बुआई कर रखी है, साथ ही साथ गेहूं की भी फसल उगा रखी है। तो एक साथ दो या दो से ज्यादा फसलों को, दो या दो से ज्यादा क्रॉप को एक ही खेत के अंदर मेरे दोस्तों एक ही फार्म हाउस में उगाया जाता है, तो उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। अब है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है? देखो मान लो एक व्यक्ति है मेरे दोस्तों, वो व्यक्ति कुछ पशुओं का पालन कर रहा है, उनसे जो दूध उत्पन्न हो रहा है उसे भी बेच रहा है, मतलब वो डेयरी का काम कर रहा है, ठीक। साथ ही साथ खेती भी कर रहा है और अनाज उत्पन्न कर रहा है और कुछ मार्केट में बेच रहा है, ठीक है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों उसके पास में कोई नदी है, तालाब है, वहां पर मछली पकड़ने का भी काम कर रहा है। तो फिशिंग भी कर रहा है, डेयरी वाला काम भी कर रहा है, क्रॉपिंग भी कर रहा है। तो एक साथ जब दो या दो से ज्यादा कार्य किए जाते हैं तो उसे मेरे दोस्तों मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। जैसे कि फिशिंग भी कर रहा है, मत्स्य उद्योग में भी काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों डेयरी उद्योग में भी वो काम कर रहा है, क्रॉप भी उगा रहा है। तो एक साथ एक से ज्यादा जब काम करेगा तो उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। एक साथ एक से ज्यादा फसल उगाओगे तो उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहोगे, ठीक है। एक मेरे दोस्तों एक बार एक फसल
अगली बार वहां दूसरी फसल, उससे अगली बार तीसरी फसल। एक्सचेंज रोटेशन में अगर फसल उगाओगे, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, याद रखना तीनों के बारे में। अब है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर को मेरे दोस्तों जैव उर्वरक कहते हैं। बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या? जैसे मैंने कोई फसल फसल उगाई, ठीक है ना, अब उस फसल के अंदर मेरे दोस्तों एक तो मैं रासायनिक खाद डाल दूं। रासायनिक खाद डालूंगा तो धीरे धीरे मेरे दोस्तों वो जो मृदा है, ठीक है ना, वो कमजोर होती जाएगी। मतलब उसके अंदर के सूक्ष्म जीव मारे जाएंगे जो लाभदायक है, ठीक है ना, उसकी उत्पादकता कम होती जाएगी, वो बंजर होती जाएगी। लेकिन अगर मैं उसके स्थान पर वहां जैविक खाद डालूं, जैसे मैंने केंचुआ वाली खाद डाल दी, ठीक है ना, मैंने कुछ मेरे दोस्तों नीले हरे सेवाल डाल दिए, अब बताओ आप क्या होगा? अब तो उसकी उर्वरकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो मेरे दोस्तों बायो फर्टिलाइजर का मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृदा के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाते हैं, मृदा में पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं, मृदा में खनिज तत्वों को बढ़ाते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। जैसे राइजोबियम, जैसे नीले हरे सेवाल, जैसे मृदा में पाए जाने वाले असहजीवी जीवाणु एजेटोबैक्टर, ठीक है कि नहीं, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमानास। ठीक है मेरे दोस्तों, याद रखना। तो एजेटोबैक्टर, नीले हरे सेवाल, राइजोबियम, ये क्या है? ये बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों आपने गोबर गैस एपार्टस नाम सुना होगा, गोबर गैस संयंत्र। मेरे दोस्तों गोबर गैस संयंत्र एक इस तरह का संयंत्र है जिसके अंदर अपन कार्बनिक अपशिष्ट जितना भी है, जो मृत कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कचरा है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, ये सारी चीजें एक बड़े से टैंक में डालते हैं। फिर उसे मिक्स किया जाता है। इसके बाद में मेरे दोस्तों उसमें बैक्टीरिया डाले जाते हैं, जैसे मिथेनोजेन वगैरह वगैरह, वैसे होते ही है उसमें मिथेनोजेन तो, ठीक है। फिर मेरे दोस्तों उसके अंदर जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उनका अपघटन शुरू हो जाता है, और वो कार्बनिक पदार्थ मेरे दोस्तों जब अपघटित होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों उनसे गोबर गैस का उत्पादन होता है। गोबर गैस का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? गोबर गैस में कौन कौन सी गैसें शामिल है? गोबर गैस में सबसे मुख्य गैस है मीथेन, मीथेन के साथ CO2, CO2 के साथ N2, इन गैसों का उत्पादन होता है, याद रखना। तो अब मान लो जो गोबर गैस संयंत्र है उसमें आपने कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करा लिया, गैस प्राप्त कर ली, फिर पीछे जो कचरा बचा अपघटन के बाद उसे सलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शलरी, याद रखना ये नाम, ठीक है। अब मेरे दोस्तों बायोडीजल नाम सुना है आपने? बायोडीजल, बायोडीजल एक तो होता है नॉर्मल डीजल, एक होता है बायोडीजल। बायो का मतलब हुआ जैव, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो याद रखना मेरे दोस्तों कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे करंज हो गया, जेट्रोफा हो गया, केलोट्रोपस हो गया, यूफोर्बिया कुल के, यूफोर्बिएसी कुल के पौधे हो गए। इन पौधों में क्या होता है कि इन पौधों के बीज से, इनके तने से निकलने वाले लेटेक्स से मेरे दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ बनाए जाते हैं। इसलिए इन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? ठीक है ना, इन्हें पेट्रोपादप भी कहते हैं क्योंकि इनसे पेट्रोलियम उत्पाद बनते हैं। तो आप बायोडीजल किसको कहोगे? तो मेरे दोस्तों बायोडीजल का एक रासायनिक नाम आपको याद रखना है। क्या है इसका रासायनिक नाम? पूछा जा सकता है। फैटी एसिड मिथाइल एस्टर, फैटी एसिड मिथाइल एस्टर, वसा अम्ल मेथिल एस्टर, इसे फेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेम। तो एक तो नॉर्मल डीजल हुआ जो मेरे दोस्तों निकाला जाता है, ठीक है ना, खुदाई करके, मृदा का खनन करके और जमीन की गहराइयों में जीवाश्मी ईंधन के रूप में जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं जिन्हें रिफाइनरी में प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध करते हैं और डीजल, पेट्रोल, केरोसिन अलग करते हैं। एक तो वो हो गया। दूसरा बायोडीजल क्या है? तो आपने कुछ पौधों को उगाया, उन पौधों के बीजों से एक तेल निकाला, और वो जो वसीय तेल है, वो जो वसा युक्त तेल है, उन तेलों के निष्कर्षण से हमने एक ईंधन तैयार किया, उसे बायोडीजल कहेंगे, ठीक है। और आज के टाइम में मेरे दोस्तों बायोडीजल का बहुत यूज हो रहा है क्योंकि बायोडीजल काफी सस्ता मिल जाता है,
ठीक है, तो इसे फ्यूचर का फ्यूल कहते हैं। बायोडीजल को फ्यूचर का फ्यूल क्यों कह रहे हैं, भविष्य का ईंधन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे तो यही बचेगा। ठीक है, अब मेरे दोस्तों तो बायोडीजल जो है वो लिपिड के अंदर, वसा के अंदर जो फैटी एसिड पाए जाते हैं उनके एस्टरीकरण से तैयार होता है। याद रखना, बायोडीजल कैसे तैयार होता है, जो बीजों से जो तेल निकाला गया उस तेल में वसी अम्ल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, उनका एस्टरीकरण करवा करके बायोडीजल तैयार किया जाता है। मेरे दोस्तों कुछ पौधे हैं जिनसे बायोडीजल प्राप्त होता है। एक तो है जेट्रोफा, इसे रतन जोत कहते हैं। दूसरा है मेरे दोस्तों जो है पेंगमिया, जैसे करंज कहते हैं। करंज और जेट्रोपा बहुत फेमस है मेरे दोस्तों। करंज और जेट्रोपा दोनों पौधों से क्या प्राप्त होता है, बायोडीजल। करंज और जेट्रोपा से क्या प्राप्त होता है, बायोडीजल। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों मधुका, जिसे महुआ कहते हैं, रिसिनस जिसे अरंडी कहते हैं, इन सभी पौधों के बीज से एक तेलीय पदार्थ निकलता है और उस तेलीय पदार्थों के एस्टरीकरण से मेरे दोस्तों बायोडीजल बनता है। जैसे बायोडीजल बनता है मेरे दोस्तों, वैसे ही मेरे दोस्तों कुछ ऐसे पौधे भी हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके तने से एक लेटेक्स निकलता है। आक देखा होगा आपने, केलोट्रोपस। आग के तने पर अगर आप कट लगाओगे तो एक सफेद दूध या पदार्थ निकलेगा। डंडा थोर, यूफोर्बिया, उसके आप तने पर कट लगाओगे तो एक लेटेक्स निकलेगा। तो जो पौधे, जिन पौधों से ऐसा लेटेक्स निकलता है, उस लेटेक्स के अंदर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं मेरे दोस्तों, उनके निष्कर्षण से पेट्रोलियम उत्पाद बनाए जाते हैं। इसलिए ऐसे पौधों को पेट्रोपादप कहते हैं। तो बताओ, पेट्रोपादप में एक तो हो गया केलोट्रोपस, केलोट्रोपस का मतलब होता है आक। एक हो गया यूफोर्बिया, तो यूफोर्बिया और केलोट्रोपस दोनों ही क्या है मेरे दोस्तों, दोनों ही पेट्रोपादप है। और अगर आपसे कहे बायोडीजल किससे प्राप्त होता है, तो करंज और जेट्रोफा, करंज और जेट्रोफा। ठीक है, अब मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। गोबर गैस में क्या होता है, मीथेन होता है, और क्या होगा, CO2 होगी, और क्या होगा, N2 होगी। लेकिन मेनली गोबर गैस संयंत्र से जो गोबर गैस बनती है उसमें मेनली मीथेन होता है। ठीक है, चलो अब मेरे दोस्तों ये आर्थिक महत्व के कुछ पौधे। अब इस टॉपिक में से प्रश्न क्या आता है, यह बड़ी बात है, बहुत बड़ा टॉपिक है। कम से कम 25 से 30 पौधों के वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम लिखे हुए हैं, हर एक पौधे के लक्षण लिखे हुए हैं। इतनी जानकारी है कि एक बालक अगर पढ़ने के लिए बैठ जाए तो उसे 7 दिन का समय लगे याद होने में। तो इसलिए मेरे दोस्तों केवल और केवल इस टॉपिक में मैंने जितना यहां लिखा है उतना जिस बच्चे को याद है उसको इस टॉपिक को दोबारा उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो में इस टॉपिक का और लेके आ जाऊंगा। एक बार इतना याद कर लो, ज्यादा टाइम खराब मत करना इस टॉपिक के लिए। आर्थिक महत्व के जो पौधे हैं ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखो, सबसे पहले है सरसों। वानस्पतिक नाम क्या है सरसों का, ब्रेसिका नेपस कह दो या ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। आप तो केवल याद रखो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। प्रश्न क्या आ सकता है, प्रश्न ये आ सकता है कि सरसों किस वंश का पौधा है, तो सरसों का वंश है ब्रेसिका। सरसों का कुल ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी भी कहते हैं। सरसों ब्रेसिकेसी, जिसे दूसरा नाम है क्रूसीफेरी। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि पिछली बार मेरे दोस्तों कॉटन से प्रश्न आया था, कॉटन से, पिछली बार कॉटन से, कपास से प्रश्न आ चुका है। इस बार मुझे लग रहा है कि या तो प्रश्न आएगा सरसों से और या प्रश्न आएगा नारियल से। तो आप सरसों बढ़िया तरह से पढ़ना। सरसों का नाम क्या है बॉटनिकल, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ठीक है, सरसों किस कुल में आता है, ब्रेसिकेसी। किस कुल में आता है, ब्रेसिकेसी। इसी कुल का दूसरा नाम है क्रूसीफेरी। ठीक है, सरसों के तेल में आपने देखी होगी एक विशेष स्मेल होती है कि नहीं होती है, तो बताओ सरसों में ये जो विशेष गंध है इसका क्या कारण है। तो सरसों में मेरे दोस्तों एलिल आइसोथायोसाइनेट होता है। क्या, एलिल आइसोथायोसाइनेट होता है। क्लियर बात।
अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे दोस्तों, इस तरह से लूज बैठने से काम ना चलेगा, थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा मेरे दोस्तों। एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। नींद की मात्रा को कम कर दो और पढ़ने की गति को डबल कर दो। मैं वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। अब भी अगर एक्टिव नहीं हुए, परीक्षा सर के ऊपर बैठ गई आकर के, ठीक है ना, तो इसलिए मेरे दोस्तों अच्छी बात है, हमारे डेट हमारे नजदीक है, इसको देख के घबराना नहीं, मस्त रहना। एक नॉर्मल एग्जाम है, दे के आ जाएंगे, और क्या है, बस ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, तनाव नहीं लेना। और चूंकि टाइम भी 1 बजे एग्जाम शुरू होगा, 1:30 बजे सेंटर पे पहुंचना है, आराम से देंगे, खुशी खुशी एग्जाम देके आएंगे। तैयारी बढ़िया है, ठीक है ना। फिजिक्स में 2-4 नंबर कम भी आए तो उसका हर्जाना बायो से पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों, तो यहां पे बात किसकी करेंगे, बात करेंगे मेरे दोस्तों मूंगफली की। अरे किस हाइपोजिया, मूंगफली का बॉटनिकल नेम है। मूंगफली के फल को क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्तों लोमेंटम। क्या कहते हैं, लोमेंटम। ये क्वेश्चन आ सकता है, मूंगफली के फल का प्रकार बताओ, लोमेंटम। अब है नारियल, नारियल को बोलते हैं कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा। मेरे दोस्तों इसकी फैमिली है एरेकेसी, एरेकेसी नारियल की फैमिली है। नारियल के अंदर आपने देखा होगा, जो पानी वाला भाग और जो गिर वाला भाग है वो नारियल का एंडोस्पर्म है मेरे दोस्तों, नारियल का भ्रूणपोष है। तो नारियल के अंदर खाया जाने वाला भाग कौन सा है, भ्रूणपोष। नारियल में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का भाग भ्रूणपोष है। वैसे इसके अलावा नारियल की जो मध्य फल भित्ति होती है मेरे दोस्तों, जो मीजोकार्प होती है, उससे एक रेशा निकलता है, उस रेशे को कोयर रेशा कहते हैं। तो कोयर रेशा किससे प्राप्त होता है, नारियल से। नारियल का यूजफुल भाग एंडोस्पर्म, ठीक है। अब बात करते हैं अरंडी की। अरंडी का वानस्पतिक नाम है रिसिनस कॉम्युनिस, रिसिनस कॉम्युनिस। कैस्टर का नाम है अरंडी का, रिसिनस कॉम्युनिस। इसके फल को कहते हैं मेरे दोस्तों रेगमा। क्या कहते हैं, रेगमा, ठीक है। केरेंकल नाम सुना है, केरेंकल, वो होता है क्या अरंडी में। अब देखो मूंज, मूंज नाम सुना होगा। मूंज मेरे दोस्तों प्राप्त होती है सेकेरम मूंजा, सेकेरम मूंजा। ये किसका बॉटनिकल नेम है, मूंज का। और मूंज किस फैमिली में आती है, ग्रेमिनी या पोएसी कुल में आती है मेरे दोस्तों। अब है कॉटन, कॉटन के बारे में इस बार एक प्रश्न बन सकता है मेरे दोस्तों। कॉटन के बीज को क्या कहते हैं, कॉटन के बीज को बिनोला कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिनोला। बिनोला किसका बीज है, कॉटन का। कॉटन का बीज क्या कहलाता है, बिनोला। कॉटन का बॉटनिकल नेम है गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम स्पीसीज, याद रखना मेरे दोस्तों। इसके बाद में इस कॉटन के रेशे को क्या कहते हैं, लिंट। कॉटन के धागे को क्या कहते हैं, लिंट कहते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं, स्टेपल। स्टेपल या लिंट किसका धागा है, कॉटन का। कोयर किसका धागा है, नारियल का, ठीक है। अब मेरे दोस्तों आगे चलते हैं, सन की बात करते हैं। देखो मूंज, कॉटन, सन, इन तीनों से ही रेशे प्राप्त होते हैं, इन तीनों से फाइबर प्राप्त होते हैं। किससे, मूंज से, कॉटन से, सन से, ठीक है। अब देखो सन, सन का बॉटनिकल नेम है मेरे दोस्तों क्रोटोलेरिया जंसिया, क्रोटोलेरिया जंसिया हो गया मेरे दोस्तों सन। शेकरम मूंजा, मूंज, गोसिपियम स्पीसीज मेरे दोस्तों कॉटन, ठीक है ना। एरेकिसा हिपोजिया मूंगफली, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस सरसों, कोकस न्यूसीफेरा नारियल, रिसिनस कम्युनिस अरंडी। याद रखने पड़ेंगे मेरे दोस्तों, याद तो रखने पड़ेंगे, और अगर नहीं रखोगे तो बर हो जाएगी। लेकिन सभी के नाम याद नहीं रखने, बस यहां तक याद रखने, यहां तक याद रखने। क्रोटोलेरिया जंसिया, गोसिपियम स्पीसीज, अरेकिसा हिपोजिया, कम्युनिस रेसिनेस, ब्रेसिका कंपास्ट्रिस, कोकस न्यूसीफेरा,
बड़ा सिंपल है मेरे दोस्तों, बड़ा सिंपल है। आगे चलते हैं, किसकी बात करते हैं? लौंग की बात करते हैं। सर लौंग में प्रश्न क्या बनेगा? लौंग में प्रश्न बनेगा कि लौंग का यूजफुल भाग कौन सा है? लौंग पौधे का कौन सा भाग है? तो पुष्पकली का, याद रखना, पुष्पकली का मेरे दोस्तों, जो फ्लावर बड होती है मेरे दोस्तों, उसका यूज करते हैं। लौंग में एक बहुत ही बढ़िया स्मेल आती है कि नहीं आती है? तो जो स्मेल है वो यूजीनोल की वजह से आती है। किसकी वजह से? यूजीनोल नाम का एक वाष्पशील तेल पाया जाता है लौंग में, इसकी वजह से इसमें गंध आती है, स्मेल आती है। ठीक है, अब है काली मिर्च, ठीक है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। मेरे दोस्तों काली मिर्च को किंग ऑफ क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं मेरे दोस्तों। जितने भी प्रकार के आपके स्पाइस हैं, जितने भी प्रकार के आपके मसाले हैं, उन मसालों का राजा है काली मिर्च। काली मिर्च मेरे दोस्तों क्या रखना, याद रखना है। पेरिस्पर्म पढ़ा है आपने, तो उसमें ये पढ़ी होगी। ठीक है, इसमें फल होता है ड्रूप फल, ठीक है, और पाइनीन, इसमें जो स्मेल आती है ना काली मिर्च में, वो पाइनीन की वजह से आती है। और काली मिर्च में एक एल्केलॉइड होता है मेरे दोस्तों, उसका नाम है पाइपेरीन, पाइपेरीन। ठीक है, बाकी इनमें पुष्पक्रम ये वो बहुत सी चीजें लिखी हुई है, उनसे कोई मतलब नहीं है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में, कहां से आई है? इंडोनेशिया से, फलाना ये वो बहुत सारी चीजें हैं। ये मत पढ़ लेना मेरे दोस्तों, इनमें आपका टाइम जाया होगा। ठीक है ना, फिलहाल इतनी चीजें पढ़ो, ठीक है ना, इतनी अगर याद है तो थोड़ा गहराई में जाना है। ठीक है, इसके बाद में टर्मरिक, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं। टर्मरिक का मतलब है मेरे दोस्तों, टर्मरिक का मतलब क्या है? सर टर्मरिक का मतलब है हल्दी। कुरकुम्मा लोंगा, हाँ सर, कुरकुम्मा लोंगा हल्दी का बॉटनिकल नेम है। अरे कुरकुम्मा लोंगा याद रखना मेरे दोस्तों, कुरकुम्मा लोंगा। ठीक है, अब देखिएगा जिंजीबरेसी इसका कुल है, ठीक है, और हल्दी जो है पौधे का राइजोम वाला भाग है। कौन सा? राइजोम। ये जनन के अंदर भी आता है कि हल्दी के अंदर कौन सा भाग है हल्दी पौधे का? राइजोम। ठीक है मेरे दोस्तों, हल्दी का जो नीला रंग है, हल्दी का जो पीला रंग है, येलो कलर है, वो किसकी वजह से है? वो मेरे दोस्तों कुरकुमिन की वजह से। किसकी वजह से? कुरकुमिन। ये बढ़िया प्रश्न है, एमसीक्यू बनेगा मेरे दोस्तों, एमसीक्यू बनेगा। कुरकुमिन की वजह से हल्दी का कैसा रंग है? येलो कलर है, कुरकुम्मा लोंगा। ठीक है, अब मेरे दोस्तों हल्दी के अंदर स्मेल आती है कि नहीं आती? बहुत ही बढ़िया स्मेल आती है। तो हल्दी में स्मेल आती है जिंजीबेरिन की वजह से, जिंजीबेरिन और टर्मेरिक, टर्मेरिक एंड जिंजीबेरिन। और जिंजीबेरेसी इसका क्या है? कुल है मेरे दोस्तों। राइजोम ये भाग है, हल्दी खुद एक पौधे का भाग है, राइजोम। ठीक है, अब मेरे दोस्तों लाल मिर्च, रेड चिल्ली, रेड चिल्ली का बॉटनिकल नाम क्या है? कैप्सिकम एन्युलम, कैप्सिकम एन्युलम। ये किसका नाम है? रेड चिल्ली का। लाल मिर्च मेरे दोस्तों, लाल मिर्च का कोई स्वाद नहीं होता, तो फिर लाल मिर्च जीभ पे डालते हो तो जो मेरे दोस्तों दर्द, ये एक तरह से जो चरकाहट होता है ना लाल मिर्च का, ठीक है, जो तीखापन है ना लाल मिर्च का, वो कोई स्वाद नहीं है, वो एक पदार्थ की वजह से आपको एक तरह से अपने जीभ की संवेदनशीलता का आभास होता है, और वो पदार्थ है मेरे दोस्तों कैप्सिन। याद रखना, इसमें कैप्सिन होता है, और कैप्सिन वो पदार्थ है जो आपके जीभ को दर्द देता है, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों इसका चरकाहट, इसका तीखापन आपको अनुभव होता है। ठीक है, इसके अलावा मिर्ची का जो रंग है मेरे दोस्तों, ये जो कैरोटीन वगैरह जो होते हैं, ल्यूटीन है, इनकी वजह से निर्धारित होता है। कैरोटीन और ल्यूटीन के अलावा इसमें कैप्सनून एंड मेरे दोस्तों कैप्सेरुहीन एंड कैप्सेरुबीन, ये दो पदार्थ होते हैं, कैरोटीन, ल्यूटीन, ठीक है, कैप्सेरुहीन, कैप्सेरुबीन, ये पदार्थ होते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़िया बात क्या है, अच्छी बात यह है कि इसका तीखापन किसकी वजह से है? तो कैप्सीन की वजह से है। अब मेरे दोस्तों फेनल, फेनल के बाद कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम के बाद क्यूमिन, क्यूमिन के बाद लोवेग, लोवेग यानी अजमाइल, क्यूमिन यानी जीरा, कोरिएंडर यानी धनिया, और फेनेल यानी मेरे दोस्तों सौंफ।
ये जो मैंने एक लाइन में जितने भी लिखे हैं ये आपके मसाले हैं, और इन सभी मसालों की एक खूबी है। क्या खूबी है? इनका जो मेरे दोस्तों पुष्प क्रम होता है वो संयुक्त सत्रक प्रकार का होता है। कुछ इस तरह का पुष्प क्रम पाया जाता है मेरे दोस्तों इनके अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संयुक्त सत्रक प्रकार का पुष्प क्रम निम्न में से किस में है या किस में नहीं है, सौंफ में, धनिया में, जीरा में, अजवाइन में संयुक्त सत्रक, याद रखना मेरे दोस्तों। इसके बाद में कुछ औषधीय पौधे, सर्पेंटाइना, इसका वानस्पतिक नाम होता है राउलेफिया सर्पेंटाइना, राउलेफिया सर्पेंटाइना, याद रखना मेरे दोस्तों। और इसके अंदर एक एल्केलॉइड होता है जिसका नाम है रिस्प्रिन, याद रखना, राउलेफिया सर्पेंटाइना मेरे दोस्तों। इसमें एक एल्केलॉइड होता है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, रिसर्पिन, याद रखना, रिसर्पिन, ठीक है ना। रिसर्पिन वो एल्केलॉइड है जो राउलेफिया सर्पेंटाइना में पाई जाती है, और सर्पेंटाइना की जो जड़ें होती है उन जड़ों का उपयोग जो है औषधि के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं अफीम की, ओपियम मेरे दोस्तों। अफीम का बॉटनिकल नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, और अफीम के अंदर भी बहुत सारी एल्केलॉइड होती है मेरे दोस्तों, जैसे पेपेवरीन, सोमनिफेरिन, मॉर्फिन, कोडीन, ये अफीम में पाई जाती है। अफीम के जो बीज को मेरे दोस्तों खसखस कहते हैं। अफीम के बीज में किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं होता, किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ नहीं होता, किसी भी प्रकार का एल्केलॉइड नहीं होता। अफीम के बीज को खसखस कहते हैं। कपास के बीज को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? बिनोला कहते हैं, ठीक है। कुनेन, कुनेन मेरे दोस्तों सिनकोना ऑफिसिनेल नाम के पौधे से प्राप्त होती है। सिनकोना ऑफिसिनेल की साल से कुनेन औषधि बनती है, ठीक है मेरे दोस्तों, जिसका मलेरिया रोग के इलाज में उपयोग होता है। इस बार कुनेन के बारे में आ सकता है परीक्षा में, ठीक है। हाइड्रोक्विनोन भी इसके अंदर एक एल्केलॉइड होता है, कुनेन भी एल्केलॉइड होता है, किसमें? सिनकोना के अंदर। सिनकोना का वानस्पतिक नाम है सिनकोना ऑफिसिनेल, सिनकोना ऑफिसिनेल, इसमें एल्केलॉइड होगी कुनेन, हाइड्रोक्विनोन। चलो, इसके बाद है हिंग। हिंग मेरे दोस्तों फिरुला आसाफिटिडा, इसमें पाइनिन नाम का पदार्थ होता है जिसकी वजह से विशेष गंध उत्पन्न होती है। तो मेरे दोस्तों पौधों में अब बहुत सारे हो गए, आप क्या वो कहोगे सर नाम सारे मिक्स हो रहे हैं, तो मैं मेन बता दूं। एक तो सरसों, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, कुल है ब्रेसिकेसी, इसमें गंध का कारण है इथाइल आइसोथायोसाइनेट, एक ये। दूसरा नारियल, ठीक है, कोकस न्यूसीफेरा, इसके अंदर धागा होता है कोयर, इसके अंदर उपयोगी भाग होता है भ्रूणपोष। फिर आते हैं, बात करते हैं कॉटन की। कॉटन के बीज को कहते हैं बिनोला, कॉटन के अंदर रेशा होता है लिंट, ठीक है। फिर बात किसकी करते हैं? बात करते हैं लौंग की। लौंग का उपयोगी जो भाग है वो है पुष्पकली का। फिर बात किसकी करते हैं? बात करते हैं मेरे दोस्तों काली मिर्च की, जो मसालों का राजा होता है। इसके बाद में बात किसकी करते हैं? बात करते हैं मेरे दोस्तों सर्पेंटाइना की, राउलेफिया सर्पेंटाइना। बात करते हैं मेरे दोस्तों कुनेन की, ठीक है ना, जो सिनकोना पौधे की साल से प्राप्त होती है। सिनकोना का वानस्पतिक नाम है मेरे दोस्तों सिनकोना ऑफिसिनेल, ठीक है, ये नाम याद रखने हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों माइकोराइजा क्या है? कवक और उच्च श्रेणी के पौधों के जड़ के बीच में पाया जाने वाला सहजीवन है। चावल की उत्पादकता को 50% बढ़ाने के लिए उसमें क्या डालते हैं? एनाबीना नाम की एक मेरे दोस्तों जैव उर्वरक डालते हैं। बायोपेस्टिसाइड यानी मेरे दोस्तों जैव पीड़कनाशी कौन सी है? तो जैव पीड़कनाशी के रूप में एक बैक्टीरिया काम में लेते हैं, बेसिलस थुरेंजिएंसिस। इसका जीन कपास के पौधे में डाल करके कपास के पौधे को मेरे दोस्तों पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में गोबर गैस संयंत्र में पीछे बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? सलरी। बायो फर्टिलाइजर के रूप में किस किस का उपयोग होता है? राइजोबियम, नीले हरे सेवाल, और इसके अलावा एजेटोबैक्टर। मेरे दोस्तों नीले हरे सेवाल में एक जीन होता है जिसका नाम है निफ जीन, और निफ जीन एक बड़े आकार की कोशिका में होता है, उसका नाम है मेरे दोस्तों हेटेरोसिस्ट, ठीक है। बायोडीजल, बायोडीजल क्या है? फैटी एसिड मिथाइल एस्टर, फेम, फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। बायोडीजल कौन कौन से पौधों से बनाया जाता है? करंज, जेट्रोफा, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोपादप कौन से हैं? यूफोर्बिया, कैलोट्रोपस,
पेट्रोपादप से क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है मेरे दोस्तों, और इन बायोडीजल देने वाले पौधों के बीज से क्या निकलता है, लिपिड निकलती है मेरे दोस्तों, याद रखना, बड़ी बात कह रहा हूं। इसके बाद में मेरे दोस्तों जो आपका गोबर गैस है उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, मीथेन, CO2 और N2 होती है। ये मेरे दोस्तों आपके लिए उपयोगी टॉपिक थे जो मैंने आपके सामने रखे। ठीक है, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। इसके अलावा वे सभी बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी की है, और अगर आपको लगता है कि सर मुझे तैयारी और बढ़िया करनी है, तो मेरे दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक लेके आया हूं, जो आप 2-3 दिनों के अंदर पढ़ करके कम से कम एक प्राइवेट कॉलेज तक पहुंच सकते हैं मेरे दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक है, आपका रिवीजन बढ़िया नहीं हुआ है, तो मैंने जो मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक बनाई है उसकी फीस भी मैंने मेरे दोस्तों 50% कम कर दी है। यदि आपको हमारे मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक लेने हैं तो 9828721229 इस नंबर पर अभी तुरंत मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, 75 रुपए, केवल और केवल 75 रुपए इस नंबर पे फोन पे करने हैं। जैसे ही आप ये 75 रुपए फोन पे खुद भी कर सकते हो, किसी और से भी आप करवा सकते हो। जैसे ही आप फोन पे 75 रुपए करवाते हो, इसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पुनः इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, और जैसे ही आपका व्हाट्सएप मैसेज मुझे इस नंबर पे मिल जाएगा, हमारी टीम अगले 5 ही मिनट में आपको मॉडल पेपर की PDF, क्वेश्चन बैंक की PDF भेजेगी। टोटल आपको मेरे दोस्तों 18 PDF भेजी जाएगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को 16 PDF भेजी जाएगी, जिनमें इंग्लिश, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हिंदी मीडियम के भी पेपर हैं, इंग्लिश मीडियम के भी पेपर हैं। हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन है विस्तृत लेवल पर। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आप सभी को ये पेपर लेने चाहिए, क्योंकि 75 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या पता ये आपके पेपर कल सिलेक्शन का जरिया बन जाए, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा दे। तो मेरे दोस्तों आज शाम 5:30 बजे आधे घंटे का हम एक Q&A रखेंगे, जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे आपकी क्या समस्या है, आपका सेंटर कहां आया है, ठीक है ना, और आपको कब जाना चाहिए सेंटर पे, वो सेंटर जयपुर से कितना दूर है, इसका पूरा विश्लेषण अपन लाइव क्लास में शाम के टाइम 5:30 बजे करेंगे। आप आज शाम 5:30 बजे जरूर इस चैनल से जुड़ें। साथ ही साथ मेरे दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं, वो भी मैं शाम को देने वाला हूं, ठीक है। तो और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको बचने की भी जरूरत है एग्जाम से पहले, उनकी भी बात आज शाम को करने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये तो सारी जानकारी थी जो आपके सामने रखनी थी। बाकी आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा भरोसा मिल रहा है मेरे दोस्तों, और मैंने पिछले 10-15 दिनों में जो भी क्लास लिए उन्हें बार बार देखते रहें, जिससे बायोलॉजी आपकी पूरी कवर हो जाएगी। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए हैं, मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर इस चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है मॉडल पेपर सॉल्यूशन, उसको आप बार बार देखें मेरे दोस्तों। इसके अलावा मैं प्लेलिस्ट अपडेट करवा दूंगा, अगर कोई वीडियो डला हुआ नहीं है तो प्लेलिस्ट में डलवा दूंगा। सभी के ये वीडियो अभी स्टेटस पर लगा हुआ होना चाहिए मेरे दोस्तों। इतना बलिदान आप भी करें, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। जय हिंद।